Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Sehrawat Classes. My name is Sonia Sehrawat and I have qualified many teaching exams like UP TET, CTET, UP Super TET, UP LT grade, UP PGT as well as KVS, PRT, TGT and PGT exam. I qualified KVS exam and interview, and after that in 2019 I joined there and worked there for 1.5 years. After that I have been selected in UP PGT in government aided inter college. So I joined here and I am working at this time in UP government inter college as a PGT. So on the basis of my experience, I am here to guide and motivate you for your upcoming exams, and I also provide some biology videos also, biology topics और practice sets for your preparation journey. आपकी प्रिपरेशन जर्नी को स्मूथ और इजी बनाने के लिए मैं जितना हो पाता है उतना आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ. सो आप लोगों का एक बहुत कॉमन सा कमेंट रहता है कि मैम किसी एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल यूपी एलटी ग्रेड के लिए ही, कि हम किन सर या किन मैम या किन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें. सो सबसे पहली बात तो ये कि बेटा मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली थी. सो आई डोंट हैव आइडिया ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज आपको क्लासेस अगर ऑनलाइन लेनी है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी. मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी और कुछ कमेंट में भी आंसर कर चुकी हूँ. मेरठ में एक इंस्टीट्यूट था, आचार्य इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मैंने कोचिंग ली थी. सो ऑनलाइन के बारे में इतना आइडिया मुझे नहीं है, बट फिर भी कुछ फेमस या कुछ कॉमन सी जो क्लासेस सुनने में आती हैं, चंद्रा क्लासेस हैं जैसे, तो आप उनकी क्लासेस को खुद से देखिए, उनके रिव्यूज़ देखिए और क्लासेस में ये देखिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, आप टॉपिक्स क्लियर कर पा रहे हैं, वहाँ से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. इस तरह की चीज़ों को आप खुद देखिए, अपने आप से देखिए, रिव्यूज़ देखिए कि कौन कोर्सेज कंप्लीट करा रहा है अच्छे से, कौन सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, कौन इंस्टीट्यूट. आप अकॉर्डिंगली आप क्लासेस लीजिए. और सेकंड थिंग इज़ कि आप लोग अभी भी यही कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि मैम किस ऑनलाइन किस क्लासेस को ज्वाइन करें. तो ये मैं कहूँगी यू आर टू लेट टू ज्वाइन द क्लासेस, बिकॉज आपको जो क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो आपको बुक्स लेनी है, अगर आप अभी भी यही डिसाइड करने में लगे हुए हो तो आप बहुत लेट है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए. आपको जो भी क्लासेस ज्वाइन करनी है आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, उन क्लासेस को स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन, बिकॉज सारे एग्ज़ाम्स हमारे बहुत अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी हैं वो 2 या 3 महीने में हमारे सबकी डेट्स हैं, अगर वो डिले ना हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग, आप लोगों के बहुत बच्चों के कमेंट ये आ रहे थे कि मैम जीआईसी का जो लेक्चरर का एग्जाम होता है उसके मेंस में आंसर राइटिंग को एक्सप्लेन कीजिए. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अवर आंसर वेरी स्मार्टली और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और कुछ कम वर्ड्स में ही हम अपने आंसर्स को कैसे परफेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, यूपी जीआईसी लेक्चरर मेंस आंसर राइटिंग. So without wasting time, let's start our video. GIC लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम की आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें तो वी हैव, हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है यूपी GIC का ही, 2020 में जो वैकेंसी आई थी, 22 में एग्ज़ाम हुआ था उसका. सो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर टाइम हमें दिया जाता है बेटा 3 आवर्स का, एंड मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स का पेपर, और 3 आवर का हमें टाइम मिलता है. हमारे पास क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, बी में भी 5 हैं, एंड सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस. तो सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चन है हमारे, उनकी वर्ड लिमिट 250 है एंड दे आर ऑफ 25 मार्क्स. दे कैरी 25 मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25 मार्क्स के. तो ये आपके कितने हो जाते हैं, 125 मार्क्स हमारे ये हो गए 5 क्वेश्चन जो 25 नंबर के हैं हमारे, और 250 वर्ड लिमिट है इनकी. सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो 5 ही क्वेश्चन है हमारे, 150 वर्ड लिमिट है एंड 15 मार्क्स कैरी करते हैं. ये मीन्स 15 5 75, यानी 75 मार्क्स हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं. 125 और 75 मीन्स 200 मार्क्स हमारे यहाँ हो गए. सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस हैं जो 50 वर्ड लिमिट के हैं और 10 मार्क्स कैरी करते हैं, मीन्स ये 100 हो गए. तो इस तरह से 300 मार्क्स कंप्लीट होते हैं. अब बात करते हैं सेक्शन ए की. तो हमने क्वेश्चन पेपर को अपना थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में इसको करके हमने रख लिया है आपको शो करने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाए. सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे, इन सारे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पेपर के हम केवल एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आगे कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे एक्सप्लेन करना है.
वो हमारा क्वेश्चन रहेगा मियोटिक सेल डिवीजन। एंड हमने कोशिश की है कि आपको ये आंसर राइटिंग बताने के साथ साथ मियोसिस वाला टॉपिक, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोलते भी हैं कि सेल साइकिल को कवर कीजिए मैम, तो आपका यहाँ पर मियोसिस टॉपिक भी कवर हो जाएगा इससे, और आंसर राइटिंग का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। सो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हम क्वेश्चन पेपर पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली को पूरा डिस्कस करना है एंड उसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मीन्स आपको कंपोजिटिव फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के कुछ प्लांट्स पूछा था मैंने, पूरा जो क्वेश्चन पेपर में देखा था यहाँ पर तो शॉर्ट में है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के कुछ प्लांट्स के बारे में बताया था। मीन्स आपको फैमिली स्टडी करनी है, आपको कम से कम 6-7 या 7-8 फैमिली तो जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत अच्छे से तैयार करनी है, और उनकी ये चीज़ों पे फोकस रखना है मेनली। फ्लोरल फॉर्मूला सबका आपको पता होना चाहिए, फ्लोरल डायग्राम पता होना चाहिए, फ्लोरल फॉर्मूला पता है तो डायग्राम आप ड्रॉ कर ही लोगे, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के कुछ प्लांट्स के बारे में भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक्सप्लेन करना है एंड साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बताना है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है पहले उसको डिफाइन कीजिए, एंड आफ्टर दैट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक 2 टाइप होते हैं तो उनको भी एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमेलियन हार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। डबल सर्कुलेशन समझाना है क्या होता है। मीन्स आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में 2 या 3 चीज़ों को, ये जो स्टार्टिंग वाले 5 क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पर जो 25 मार्क्स वाले हैं, इनमें क्या किया है, 2-2 चीज़ें पूछी हुई हैं मोस्टली, कि उसी से रिलेटेड फिर उसके टाइप या उससे रिलेटेड कोई और चीज़ भी पूछी हुई है। तो यहाँ पर हार्ट का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, एंड आफ्टर दैट डबल सर्कुलेशन को भी डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है क्या होता है मेमेलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायग्रामेटिकली आपको डायग्राम बनाना है किसका, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल कॉम्प्लेक्स का। हाइपोथैलेमो यानी हाइपोथैलेमस से रिलेटेड जो है हाइपोफिशियल कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसका डायग्राम, और फीडबैक मैकेनिज्म को भी समझाना है कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस तो हमारे हो गए कैसे, ये 25 मार्क्स वाले 4 यहाँ पर हमने ये आपको बताया, और 5वां जो हम डिस्कस करेंगे मेयोसिस के बारे में। सो 5 क्वेश्चन ये हो गए जिनमें डायग्राम भी हैं बेटा, डायग्राम के साथ साथ 1-2 टॉपिक्स, एक टॉपिक से रिलेटेड 2-2 चीज़ें मिनिमम पूछी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी वाले। सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है डायग्रामेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट मोड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिफरेंट तरीके बताइए क्या क्या होते हैं। ये हमारे कितने मार्क्स वाले हैं, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स को आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यू क्या है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू बताइए कितने होते हैं, और किसी एक एनिमल टिश्यू को एक्सप्लेन कीजिए, किसी एक को, यानी 3 चीजें आपको पूछी है, टिश्यू को डिफाइन करो, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू बताओ कितने होते हैं, और किसी एक टिश्यू को उनमें से टोटल जितने होते हैं हमारे कनेक्टिव, एपिथेलियम, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू, उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करो, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ उसका। तो एक चीज़ आप यहाँ तक के क्वेश्चंस में अगर नोटिस कर रहे हो तो जो हमारा पेपर होता है बेटा और क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के नहीं हैं। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि भाई मोस्टली, ये तो मैं कहूँगी कि अगर जिसने 9th की NCERT भी अच्छे से पढ़ी हुई है वो भी आंसर कर देगा इसको। टिश्यू चैप्टर वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हमारी हैं, टिश्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू और किसी एक की स्ट्रक्चर भी। बाकी आप देखो 12th बेसिस के लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनमें अगर आपने ग्रेजुएशन बेसिस का पढ़ा हुआ है आपने उसमें ऐड कर देना है बस उसको। बट बेसिक हम पूछे तो इन्होंने ये 12th लेवल के ही क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं। तो पेपर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आपसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे होते हैं। यहाँ पर क्या चेक किया जाता है कि आपका रिप्रेजेंट करने का मेथड कैसा है, आप किसी टॉपिक को कम से कम वर्ड्स में, कम से कम टाइम में कैसे आप किसी टॉपिक को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो उसके बारे में। सिर्फ वो बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जा रही है, सब्जेक्टिव आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं देखी जा रही है। और दूसरी बात आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपको लिमिटेड टाइम में इतनी सारी चीज़ें आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि भाई आप पढ़ा हुआ हमने सब कुछ है, पर उसको एक्चुअली होता क्या है, अब तक हमारे मोस्टली एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते थे, अब ये मेंस वाला चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं।
तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं और हमने बहुत अच्छे से भी नहीं पढ़ा होता है, तो ऑप्शन को देखते ही हमारे माइंड में एकदम आ जाता है कि भाई ये हमारा ऑप्शन करेक्ट जाना चाहिए। सो उसमें और इस एग्जाम में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे तो आपको चीज़ें क्या है, अच्छे से लर्न होनी चाहिए, अच्छे से आपको आप थ्योरेटिकली उनको प्रेजेंट कर सकें, तो चीज़ें सारी लर्न हो, आपको फैक्ट लर्न हो, आपको प्रोसेस अच्छे से पता हो। और इसमें भी कहाँ जो गड़बड़ वाली चीज़ होती है बेटा, वो ये होती है कि आप फैक्ट तो याद, प्रोसेस तो आप कर लेते हो लर्न, प्रोसेस तो सपोज हमको डबल सर्कुलेशन समझाना है, हमको मेमेलियन हार्ट की स्ट्रक्चर समझानी है, प्रोसेस वाली चीज़ें तो लर्न हो जाती हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्ट हमें लर्न करने हैं, जैसे साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या कोई भी ऐसी साइकिल वगैरह पूछिए तो उसके एंजाइम्स, कहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है, वो सबको आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। बार बार रिवाइज करोगे तब वो चीज़ें होंगी आपकी, आपको वो इतने अच्छे से लर्न होंगी कि आप एकदम से उसको रिकॉल कर पाएंगे और वहाँ लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस, ये भी फिर से हमारा 12th बेसिस का ही क्वेश्चन हो गया कि वहाँ पर हम पढ़ते हैं ना मॉर्फोलॉजी से या होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स, फोसिल्स एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल एविडेंसेस हैं, तो वो सब आपको डिस्कस करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल कोकोनट ट्री इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो कि पूरा कोकोनट ट्री जो होता है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स उसकी हर पार्ट का कुछ ना कुछ यूज़ होता है, तो आपको उस चीज़ को जस्टिफाई करना है, वो यूजेस या वो इंपॉर्टेंस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज को बायोलॉजिकली आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स किसी दूसरे एनिमल का या दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल, पेस्टिसाइड का यूज़ ना करके किसी एनिमल से, प्रीडेटर का यूज़ करके किसी का उस इंसेक्ट को मरवा सकते हो, कंट्रोल करवा सकते हो उसकी पॉपुलेशन को, और अपनी क्रॉप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो उस पेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है वो पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोनों। डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स जो जाइलम के कंपोनेंट होते हैं उनके बीच क्या डिफरेंसेस है, फिर से बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछे हैं ये हमारे। पैरासिटिक अडेप्टेशन इन टीनिया सोलियम, ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेजुएशन बेस्ड तो इसे भी नहीं कहेंगे क्योंकि 3-4 आप अडेप्टेशन तो 12th बेसिस पे भी पढ़ते हैं कि अगर कोई पैरासाइट है तो उसमें क्या क्या अडेप्टेशन होंगे, टीनिया सोलियम या वर्म वगैरह जो होते हैं इनमें क्या पैरासिटिक अडेप्टेशन होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का ना होना, कुछ सकर्स या ऐसे ऑर्गन्स का होना जो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपने आप को अडहेर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाथीरिया, मेटाथीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर से 12th बेसिस का ही क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर है, उसके बारे में आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। और देखो बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें नहीं पूछी है कि आप उस एंजाइम या आप उस प्रॉपर प्रोसेस के बारे में बताइए, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो जो चीजें आप उस टाइम पर रिकॉल कर पा रहे हो वो चीजें आप इसमें रख दीजिए जो इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है वो, तो ये हमारा टोटल क्वेश्चंस थे उस पेपर में। सो मियोसिस हमारा इनमें से क्वेश्चन अगर हम लें और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस टर्म वाज गिवन बाय फॉर्मर एंड मूरे, फार्मर और मूरे ने ये टर्म दी थी मियोसिस। करना क्या है आपको, दिस टर्म वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूरे, फार्मर और मूरे को आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर देना है या फिर अंडरलाइन कर देना है, या आपको उसके लिए डिफरेंट पेन यूज करना है सो दैट एग्जामिनर जो है वो आपके उन वर्ड्स को इजीली कैप्चर कर सके या देख सके, ऑब्जर्व कर सके कि आपने क्या क्या, जो भी आपको ऐसी टर्म लगे कि आपके क्वेश्चन में कुछ अच्छा ऐड कर रही हैं तो उनको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ अंडरलाइन करने बैठेंगे या हाईलाइट करने बैठेंगे, तो सीधी सी का तरीका है सेम पेन से लिखते जाइए बट अंडरलाइन कर दीजिए उसको वहीं पर ही। क्या होता है एग्जामिनर के पास इतनी सारी कॉपीज, इतने सारे क्वेश्चंस उसको चेक करने हैं, तो वो कम टाइम में आप कॉपी आपकी देख सके, उसके लिए अगर आपने ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है और जो ऐड करते हैं आपके क्वेश्चन में अच्छी वैल्यू, तो उनको अगर वो पहले से अगर वो हाईलाइट होंगे तो उनकी नज़र उस पर जाएगी और वो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में जो मेन चीज़ें हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने ऐड की हुई हैं।
पूरी लाइन को पढ़ने के बजाय वो उस वर्ड पर सीधा हमारी नज़र जाती है और उस वर्ड से एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि भाई आपने इस बात को रिप्रेजेंट किया है, इसने आपने इस बात को इसमें मेंशन किया हुआ है। होता क्या है, ये एक स्पेशलाइज सेल डिवीजन है। देखिए डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। वहां पर आपको कम से कम वर्ड्स में जितना मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मियोसिस होता क्या है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए है। बट आपको क्या करना है, कम से कम इसमें से उतना मटेरियल ही आपको वहां लिखना है कि बिकॉज क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पेपर में क्या है, 250 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 250 वर्ड्स लिमिट है हमारी। तो उससे 250 से आपके 260, 270, 275 तो हो सकते हैं, बट इतना नहीं कि आपने कई सारे पेजेस भर दिए और जितना एग्जामिनर ने पूछा भी नहीं है आपने उतना एक्सप्लेन कर दिया। स्पेशलाइज दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और सेकेंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है, जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। सपोज यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो सेल्स बनेंगी डॉटर सेल्स उनके पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारी जो पेरेंट सेल है उसके पास, तो डॉटर सेल्स के पास उसके हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो पूरी प्रोसेस जानते हैं। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का एक राउंड होगा, बट क्रोमोसोम सेग्रीगेशन जो होंगे वो 2 बार होंगे, 2 राउंड होंगे, और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन का इंटरवेनिंग राउंड जो होता है वो मिस कर जाता है। मीन्स पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी G1 फेज होगी, S होगा और G2 होगा। आप जानते हो जो सेल डिवीजन है उसको 2 पार्ट में, 2 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज, और एक को क्या बोलते हैं, एम फेज। और जो इंटरफेज है उसको भी डिवाइड किया गया है 3 फेज में, G1, S और G2। ये इंटरफेज जो होती है वो रेस्टिंग फेज है बेटा। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोल देते हैं, बट दिस इज प्रिपरेटरी फेज। ये कैसी फेज है, प्रिपरेटरी फेज है, जहां पर सेल अपने आप को तैयार करती है डिवाइड करने के लिए। एंड दिस वन इज एम फेज, मीन्स एक्चुअल डिवीजन वाली फेज, जिसमें एक्चुअली डिवाइड करती है सेल। उसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड, 4 स्टेप में, सब स्टेज में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ऐसे ये सब स्टेज हो गई। अब अगर माइटोसिस है, सॉरी पहले हम यही क्लियर कर लेते हैं G1, S और G2 क्या है। G1 यानी कि फर्स्ट ग्रोथ फेज, S यानी सिंथेसिस फेज। यानी G1 में और G2 में तो क्या होता है, सेल अपनी कुछ प्रोटीन्स बनाती है। भाई इसको डबल होना है, एक सेल को 2 सेल बनानी है, तो अपना सारा मटेरियल डबल करना पड़ेगा ना इसको। और ऐसा करने के लिए, डबल करने के लिए ये कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करती है, RNA बनाती है G1 और G2 दोनों फेज में। तो ये ग्रोथ फेज हो गई हमारी। एंड S फेज में क्या होता है, इट इज स्पेशली फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए डबल होता है। भाई सोचने वाली बात है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे इसके पास, और इसने 2 सेल बनाई, माइटोसिस की बात कर रहे हैं हम, दोनों को 23 पेयर दे दिए। मीन्स इसके पास डबल हुआ होगा ना पहले डीएनए, जितना इसके पास था क्रोमोसोम्स या डीएनए वो डबल हुआ, तभी तो वो दोनों में इतना ही चला गया, अदरवाइज दोनों में हाफ हाफ जाता। तो पहले एस फेज में वो प्रोसेस हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन की, फिर G2 में फिर ग्रोथ होती है। तो ये इंटरफेज हमारी हो गई, ये तैयार हो गई सेल हमारी डिवाइड करने के लिए। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में अलग अलग स्टेप होते हैं। और फाइनली साइटोकाइनेसिस, इसको हम 2 स्टेप में बांट सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस, एम फेज को, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस हमारा 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये सारी फेज करने के बाद न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, उसको कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। एंड जब साइटोप्लाज्म, आफ्टर दैट जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मीन्स जो साइटोप्लाज्म है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और एक सेल फाइनली 2 सेल में, 2 डॉटर सेल में डेवलप हो जाएगी, बन जाएगी। सो मियोसिस की हम बात करें, इसको 2 पार्ट में, मियोसिस और माइटोसिस में हम डिफरेंस क्लियर हो गया। मियोसिस जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रही है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेंगी, 4 डॉटर सेल। माइटोसिस में कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, मियोसिस में कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। तो ऐसे ऐसी चीजों को हमें पॉइंट आउट करना है, पॉइंट वाइज चीजों को लिखना है। एक पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें नहीं भर देनी है, जिससे एग्जामिनर को बोरिंग लगे कि मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, कहाँ तक पढ़ूँ कि मुझे चीजें, उसको अगर पॉइंट वाइज अलग अलग दिखेंगी तो चेकिंग जो होगी वो आसान होगी। तो पॉइंट वाइज मेंशन करें चीजों को, हेडिंग कोशिश कीजिए, हेडिंग सब हेडिंग ऐसे बनाइए क्वेश्चन के अंदर, एंड हाईलाइट कीजिए। ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है।
तो मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट को, बिकॉज यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अब जो मियोसिस सेकंड है, यहाँ पर क्या होगा, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होंगे, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं एंड मियोसिस सेकंड में क्रोमेटिड सेग्रीगेट होते हैं। कौन सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमेटिड से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यानी जो डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस है वो केवल मियोसिस फर्स्ट में होगी, मियोसिस सेकंड के बीच, मियोसिस सेकंड से पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हैं, यानी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस में ही मियोसिस होता है। गैमेट्स यानी गैमेटोजेनेसिस को की प्रोसेस में मियोसिस होगा, जो यूकैरियोटिक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जनरली, बिकॉज वो डिप्लॉइड हैं तो उनके पास क्रोमोसोम का नंबर क्या है, डिप्लॉइड फॉर्म में है, 2 सेट है उनके पास हर क्रोमोसोम के। वो मियोसिस करेंगे तब उनके जो गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट बनेंगे स्पर्म मेल में और फीमेल में ओवम, तो उनमें हाफ तभी तो जाएंगे जब वो मियोसिस करेंगे। एक सेट जाएगा, जितने उनके पास क्रोमोसोम्स है सबका एक एक जाएगा तो एक सेट हो जाएगा। इसके पास भी एन जाएंगे इस गैमेट के, और जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एन और एन मिलकर फिर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो 2n हो जाएगा। मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कांस्टेंट बना हुआ है, किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। अदरवाइज क्या होगा, हर जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर तो क्या हो जाता है, अगर यहाँ मियोसिस ना होता, 2n मम्मी से आए, 2n पापा से आए और बच्चे के पास कितने हो जाते, 4n हो जाते, तो ऐसे करके हर जनरेशन में डबल होता चला जाता क्रोमोसोम का नंबर। सो ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ मियोसिस। किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो जनरली डिप्लॉइड होते हैं, उनके पास 2n और 2c कंडीशन होती है, और वो मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स, जो ये गैमेट की हमने बात की, वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास क्रोमोसोम्स का एक सेट रहता है, सिंगल कॉपी रहती है हर क्रोमोसोम की। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में रहते हैं, और जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स जो बनते हैं, उनके पास उनमें से केवल एक एक कॉपी जाती है, बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन मियोसिस। अब हम एक बार बात कर लेते हैं 2n और 2c की। बेटा ये 2n और 2c क्या है, डिप्लॉइड में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको हम देखिए, हमारे पास सपोज दिस इज 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये पहला पेयर हो गया हमारा क्रोमोसोम का, एंड दिस इज 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और क्रोमोसोम्स को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। एक पेयर मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, एक पेयर यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, तो ये क्या है, 1 पेयर, फर्स्ट पेयर हमारा, ये सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे ही दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने क्रोमेटिड जो बनाया है क्रोमोसोम में वो 1 है, यहाँ पर मैंने जो क्रोमेटिड बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, 2 हैं। तो ये एस फेज के बाद की कंडीशन है, ये एस फेज से पहली कंडीशन है, जिसमें एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है और एक ही डीएनए है। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, 2n तो बोलूंगी, बिकॉज हर सेट में, पहले सेट में भी 2 क्रोमोसोम है, दूसरे सेट में भी 2 क्रोमोसोम है। बट इसको सी के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगी, इसको मैं बोलूंगी 2c, सॉरी 2n बोलूंगी और 2c बोलूंगी, बिकॉज जितने क्रोमेटिड होते हैं ना बेटा उतने ही डीएनए होते हैं। तो इसके पास c तो हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए के लिए, और n को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए। तो क्रोमोसोम का सेट, तो यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम है, 2, यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम है, 2, तो मैं इसको भी 2n बोलूंगी, इसको भी 2n बोलूंगी, और यहाँ n की प्लेस पर x भी यूज होता है। बेटा हम एक अलग डायरेक्शन में चले जाएं, आपको समझाने के लिए जा रहे हैं, वैसे यहाँ आपको ये सब चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप लिखते जाएंगे बस कि 2n 2c कंडीशन कहाँ है, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ आपसे उसका मतलब तो पूछा नहीं है, मियोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। बट जिन बच्चों को क्लियर नहीं है ये कॉन्सेप्ट, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2n और 2x भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। x होता है वैसे जनरली क्रोमोसोम के लिए x ही होता है, n हम किसके लिए करते हैं, गैमेट्स के लिए। अगर मैं n लिख रही हूँ तो वो गैमेट्स के लिए, बट जनरली इसके प्लेस पर ये यूज किया जा सकता है 2n या 2x, किसके लिए, क्रोमोसोम के नंबर के लिए। क्रोमोसोम का कितना नंबर है उसके लिए 2n और 2x यूज करूंगी मैं। सेट है, एक सेट है तो n, 2 सेट है तो 2n, 3 सेट है अगर, तो सपोज एक जो हमारा क्रोमोसोम है पहला, उसमें 3 क्रोमोसोम हमारे पास है, अगले वाले में भी हमारे पास 3 क्रोमोसोम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 3n कंडीशन लिखूंगी। अगर हर क्रोमोसोम में हमारे पेयर की बजाय ट्रिपल क्रोमोसोम है तो उसको 3n कंडीशन बोलेंगे। ऐसा जनरली प्लांट्स में देखने को मिलता है, हेक्साप्लॉइडी जैसे वीट में देखने को मिलती है 6n कंडीशन।
6x कह लीजिए, या फिर तो C किसके लिए, डीएनए की अमाउंट के लिए। अब डीएनए इसमें तो बिकॉज क्रोमेटिड एक एक है तो डीएनए भी एक एक है हमारा, और एक C यहाँ हो गया, एक C यहाँ, 2C हो गया, 2N2C कंडीशन। डिप्लॉइड सेल्स में जनरली ऐसा होता है। आफ्टर एस फेज क्या होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये अपने यहाँ एक क्रोमेटिड के प्लेस पर कितने क्रोमेटिड आ जाएंगे, 2 क्रोमेटिड्स आ जाएंगे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगी, यानी डीएनए डबल हो जाएगा। अब एक डीएनए यहाँ, एक यहाँ, 2 हो गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 हो गए। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 2N, क्रोमोसोम का नंबर तो 2 ही है ना, बट डीएनए क्या लिखूंगी, 4C। तो एस फेज में ये कंडीशन हो जाती है, क्रोमोसोम्स तो उतने ही रहते हैं बट यहाँ पर डीएनए की अमाउंट क्या हो जाती है, 4C हो जाएगी हमारी। नाउ मियोसिस को हमने कहा 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के फ्लो चार्ट आप जितना ड्रॉ कर सकते हो अपने पेपर में, आंसर राइटिंग में उतना कीजिए। फ्लो चार्ट बिकॉज इजीली ऑब्जर्वेबल होती हैं ऐसी चीजें, एग्जामिनर के सामने एकदम से बहुत सारी आपने थ्योरी लिखी हुई है और इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया है, तो वो चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और इजीली ऑब्जर्वेबल होती हैं, तो उनको एग्जामिनर के लिए चेक करना तो आसान है ही है, आपकी नॉलेज भी उससे ईजिली चेक कर पा रहे हैं, वो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है। तो मियोसिस को मियोसिस फर्स्ट और सेकंड जहां कहीं भी पॉसिबल हो आप फ्लो चार्ट बनाइए। एंड मियोसिस फर्स्ट जो है उसको भी 4 फेज में और सेकंड को भी 4 फेज में, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। और ऐसे ही मियोसिस सेकंड को प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। जो इसकी प्रोफेज फर्स्ट है इसको फिर सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। एलजेडपी इसका अपना कुछ भी ट्रिक बना लीजिए आप सीक्वेंस याद करने के लिए, और लास्ट में 2 डी हैं, एलजेडपी और डीडी, एलजेडपी डीडी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इन सारी फेजेस को डिटेल में। डिप्लॉइड सेल स्टार्टिंग में ये है हमारी बेटा, देखो इसके पास एक क्रोमेटिड, इसके पास एक क्रोमेटिड, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमने लिए हैं, 2N और 2C कंडीशन है, G1 में जाएगी और एस फेज में जाएगी। एस फेज में क्या हो जाएगा, G1 के और G2 के बीच में क्या आती है, एस फेज आती है ना, तो एस फेज में इसका क्या हो गया, देखो जहां पे एक एक क्रोमेटिड थे वहां मैंने 2-2 क्रोमेटिड बना दिए, हर क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड्स हो गए, तो ये 4C कंडीशन हो गई, 2C से 4C कंडीशन। एन अभी भी 2N ही होंगे। फिर G2 होगा, वहां भी यही सिचुएशन सेम रहेगी, 2N एंड 4C। फिर मियोसिस फर्स्ट होके 2 सेल्स बनेंगी। ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया हमें पूरी प्रोसेस का, अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे, बट ओवरऑल ये चीजें होनी है। मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनी, एक सेल से 2 सेल डिवाइड होकर, और दोनों सेल्स में देखो इसमें से भी एक क्रोमोसोम चला गया पूरा, इसमें से एक क्रोमोसोम इस सेल में चला गया। ऐसे ही मैंने ब्लू और रेड से मेंशन किया है, इस ब्लू में से भी ये जोड़ा था, इसमें से एक क्रोमोसोम इसमें चला गया, एक क्रोमोसोम इसमें। तो इनके पास बताओ क्या कंडीशन है, इनके पास हर जोड़े में से एक क्रोमोसोम गया है, तो क्रोमोसोम का नंबर तो N से रिप्रेजेंट करेंगे, एक है एक सेट में, 2 नहीं है, यहाँ पर 2 थे तो 2N था। लेकिन डीएनए अभी भी इसके पास कितना है, 2 क्रोमेटिड है ना एक क्रोमोसोम के अंदर, तो 1 2 3 4, क्या कंडीशन है इसके पास, एक सेट या एक इस सेट की बात करें अगर, तो एक सेल के पास क्या कंडीशन है, डीएनए कितने हैं, 2, और एन कंडीशन बिकॉज एक सेट में एक ही क्रोमोसोम है, तो एन एंड 2C कंडीशन। जब मियोसिस सेकंड होगा तो इससे भी 2 सेल बन जाएंगी, इससे भी 2 सेल बन जाएंगी हमारी डिवीजन कंप्लीट होने के बाद। तो अब क्या होगा, यहाँ ये रेड वाले जो 2 क्रोमेटिड्स थे ये सेपरेट हो जाएंगे, एक क्रोमेटिड इस सेल में चला गया, एक क्रोमेटिड इसमें। ऐसे ही ब्लू वाले का भी एक क्रोमेटिड इसमें और एक क्रोमेटिड इसमें। काउंट क्या होगा, ये देखिए एक क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम काउंट होता है, और जिसके पास 2 क्रोमेटिड है वो भी एक क्रोमोसोम काउंट होता है। तो ये भी हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 1। यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 1। तो एक सेट में क्रोमोसोम तो कितने हैं, 1 ही है। और डीएनए भी अब कितना हो गया, डीएनए भी 1 हो गया। जब इसके पास दोनों क्रोमेटिड में से आधा क्रोमेटिड इसमें, एक क्रोमेटिड इसमें चला गया, एक क्रोमेटिड इसमें चला गया, तो डीएनए भी 1-1 ही चला गया। तो यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, एन एक सेट में 1 ही क्रोमोसोम और उसमें क्रोमेटिड भी 1 यानी कि डीएनए भी 1, एन एंड सी कंडीशन हो जाती है इन 4 सेल में। इस तरह से मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। हैप्लॉइड मीन्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्रोमोसोम नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो कहाँ एन कंडीशन होती है, कहाँ 2N, कहाँ 2C कंडीशन होती है, कहाँ C या कहाँ 4C कंडीशन होती है, ये आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अब स्टेप बाय स्टेप सारे फेजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारी मियोसिस फर्स्ट जो है उसको प्रोफेज फर्स्ट में
के अंदर भी 5 सब फेज हैं। उनमें से पहली फेज की बात करते हैं, सब फेज की, लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होगा बेटा, हमारे पास जो सेल है उसमें हर क्रोमोसोम के पास, क्योंकि वो एस फेज से होके आ गई, मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया यानी एस फेज आ गई, G1 S G2 हो चुका, तो उसके पास हर क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड। और जो अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं वो विजिबल नहीं होंगे अंटिल लेट इन प्रोफेज। देखो किसी भी फेज में, अगली फेज में जब वो जाएगी, प्रोफेज के लास्ट तक आते आते क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स के जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ना, ये अच्छी तरह से विजिबल होंगे। क्रोमोसोम्स के जो एंड हैं वो अटैच टू इनर न्यूक्लियर एनवेलप, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी जो इनर वाला एनवेलप है, एंड क्रोमोसोम्स के एंड्स जो हैं वो उससे अटैच होने शुरू हो जाएंगे। और लैप्टोटीन से जाइगोटीन अगली फेज जो है, वो ट्रांजिशन जब होगा उसमें क्रोमोसोम्स के टिप्स जो हैं वो मूव करेंगे अंटिल मोस्ट एंड अप इन अ लिमिटेड रीजन नियर ईच अदर। मतलब जो टिप्स हैं क्रोमोसोम्स की वो तब तक मूव करेंगी जब तक उनके जो एंड हैं वो एक लिमिटेड रीजन में नहीं आ जाते एक दूसरे के पास। इस तरह के अरेंजमेंट को बकेट स्टेज भी बोलते हैं। और ये इस तरह से क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। इस फेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस प्रोफेज में क्रोमोसोम्स दिखने स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज पहले जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को ऐसे क्रोमेटिन फाइबर्स, उलझे हुए ऐसे धागों के जैसे पड़े रहते हैं क्रोमोसोम्स। इस तरह के जो क्रोमोसोम्स मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ ये विजिबल होते हैं जब सेल को डिवाइड करना होता है। प्रोफेज के लास्ट तक आते आते, प्रोफेज में अभी 5 फेज पढ़ेंगे ना हम, तो लास्ट तक आते आते इस तरह से क्रोमोसोम विजिबल होंगे। अभी इनमें पेयरिंग स्टार्ट होती है जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। अब क्रोमोसोम्स यानी कंडेंस होना शुरू हो गए, वो क्रोमेटिन फाइबर की जगह पर क्या बनने शुरू हो जाते हैं, ये इस तरह के क्रोमोसोम्स वाली स्ट्रक्चर दिखाई देनी शुरू होती है। क्रोमोसोम्स का जो कॉम्पैक्शन है वो कंटिन्यू रहता है इस पूरी फेज में, लैप्टोटीन में। लैप्टोटीन के बाद सेकेंड सब फेज आती है हमारी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। जो मेन पॉइंट है हर फेज में, बिल्कुल उसके बिना हमारी जो है वो कॉन्सेप्ट अधूरा है। ऐसे ऐसे पॉइंट को मेंशन करना है आपको, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ ये चीज कि एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसमें सारी चीजें ऐड की है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, बट आपको उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उस फेज में वही मेंशन करना है वहां, अदरवाइज हमारा आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो सिनेप्सिस में क्या हुआ, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हर, बिकॉज जितने भी क्रोमोसोम्स है पहले क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में पड़े हुए थे, अब उनमें पेयरिंग हो जाएगी। क्रोमोसोम 1 के 2 होमोलोगी जो है वो आपस में 2 के 3 के 4 के ऐसे हर क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। अब जो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस बोलते हैं, अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो जोड़ा है ना, जो जोड़ा बना है क्रोमोसोम्स का, उनके बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक्स एक्स और एक्स वाई जो है वो भी इसी तरह से होमोलोगी शो करते हैं। मेल में एक्स वाई होता है ना, तो जैसे बाकी सारे 22 ऑटोसोम्स जो है पेयर हमारे, जैसे वो होमोलोगी शो करते हैं, ऐसे ही एक्स वाई जो है वो भी होमोलोगी। वैसे एक बड़ा होता है इनमें, एक छोटा होता है एक्स वाई क्रोमोसोम में। बहुत ज्यादा डीप में हमें जाने की यहाँ नीड नहीं है। Each pair of homologous chromosomes form as a result of synapsis is called a bivalent और tetrad। इस टाइम पर जब ये पेयरिंग हो गई क्रोमोसोम्स की, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। टेट्राड इसलिए बिकॉज यहाँ पर क्या, क्रोमेटिड्स का नंबर तो एक पेयर में कितने हो गए, 4 हो गए ना, इसलिए टेट्राड। और क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं, तो बाइवेलेंट या टेट्राड इसको बोलेंगे। जो भी हमने बात की कि यहाँ पर इन दोनों के बीच जब पेयरिंग होती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो इस पेयरिंग को करवाने में हेल्पफुल होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक प्रोटीन स्ट्रक्चर, एक ट्राइपार्टाइड प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो बनती है किस किस के बीच, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच ड्यूरिंग सिनेप्सिस। और ये माना जाता है कि ये मीडिएट करती है क्रोमोसोम की पेयरिंग को और प्रमोट करती है उनके बीच क्रॉसओवर बनने को। आगे हम अगली फेज में देखेंगे क्रॉसओवर एक प्रोसेस होती है, तो उसके फॉर्मेशन को प्रमोट करता है ये और पेयरिंग को प्रमोट करता है ये कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक बार रिकॉल करते हैं कि भाई हमारे पास जो सेल थी उसमें जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो क्रोमोसोम की फॉर्म में अपीयर होने शुरू हो गए। सेकंड फेज में क्या हुआ, सिनेप्सिस हुआ, पेयरिंग हो गई, क्रोमोसोम्स की क्या हो गई, पेयरिंग। पहले में सिर्फ कंडेंसेशन वाला पॉइंट याद रखना है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होने स्टार्ट हो गए। जाइगोटीन में पेयरिंग हो गई, सिनेप्सिस हो गया। हर किसी का एक कीवर्ड आपको याद कर लेना है कि वहां पे पेयरिंग, लैप्टोटीन पेयरिंग LP, जाइगोटीन S, इससे याद रख लेना कि जाइगोटीन में क्या होगा, सिनेप्सिस होगा, पेयरिंग होगी। अब जो
सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में और डिटेल में अगर आप याद करना चाहो तो ये एक तरह के फिलामेंट्स की बनी होती है और उन फिलामेंट्स को हम SYCP2 और SYCP3, SYCE1, SYCE2-3 के नाम से जानते हैं, अगर आप मेंशन करना चाहें तो। अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत डीप में चले जाएंगे हम इसके लिए तो और हमें अपना आंसर शॉर्ट भी रखना है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट फेज इज पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होगा, क्रॉसओवर। क्रॉसओवर क्या है बेटा कि ये जो पेयरिंग हुई थी ना, ये जो क्रोमोसोम्स पास आए थे मियोसिस की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये मेन प्रोसेस है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके कुछ सेगमेंट आपस में एक्सचेंज होंगे, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जिससे रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे वेरिएशन आते हैं। मीन्स जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये अपना जीन्स का या डीएनए का कुछ सेगमेंट आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, इसको हम क्रॉस ओवर कहेंगे। तो रेसिप्रोकल और इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो हैं उनके बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज हो जाता है। जो इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हैं उनके बीच क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का इक्वल और रेसिप्रोकल एक्सचेंज हो जाता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। तो यहाँ पर कुछ वर्ड आपको याद रखने हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होता है यहाँ, एक यहाँ पर कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है। जाइगोटीन से तो सिनेप्सिस को लिंक करके रखना है याद, पैकेटीन से आपको क्रॉसओवर और कियाजमेटा याद रखना है। क्रॉसओवर होगा और क्रॉसओवर होने के टाइम पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर, बिकॉज देखो यहाँ पर सपोज इतना सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है, ये वाला सेगमेंट इसने इसको अपना दे दिया, इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने इसने इसको अपना दे दिया, तो उस प्लेस को जहां पर ये जुड़े रह गए और बाकी जगह से जहां पे जुड़ रहे हैं, क्रॉसओवर हो रहा है जिस जगह पर, बाकी जगह से एक दूसरे से सेपरेट है, तो इसको बोलते हैं कियाजमेटा। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाती है इसको कियाजमेटा बोलते हैं। और जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो क्लियरली टेट्राड की फॉर्म में इस स्टेज में दिखाई देते हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि टेट्राड क्लियरली अपीयर कौन सी स्टेज में होते हैं, पैकेटीन में। बन तो गए टेट्राड जाइगोटीन में, लेकिन क्लियरली अपीयर कब होते हैं, पैकेटीन में होते हैं। यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, ये वो साइट होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होना है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जिस जगह पर क्रॉस ओवर होगा उस जगह पे क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, रिकॉम्बिनेशन हो गया जेनेटिक मटेरियल का दोनों क्रोमोसोम्स के बीच। मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज है ये, बिकॉज ये ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वेरिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और पूरे क्रोमोसोम में भी ऐसे स्पॉट होते हैं जिनको हम हॉट स्पॉट और कोल्ड स्पॉट बोलते हैं, कि कहाँ रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कहाँ रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम हैं। जो मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्कवर्म है वहां पर क्रॉसओवर नहीं होता, ये कुछ फैक्ट है जो आप याद रखना चाहें तो रख लें, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्कवर्म में। और ये माइटोटिकली प्रोलाइफरेटिंग सोमेटिक सेल्स में भी कभी कभी हो सकता है क्रॉसओवर, जनरली किस में होता है, मियोसिस में ही होता है। नाउ द नेक्स्ट फेज इज डिप्लोटीन। फोर्थ हमारी सब फेज आती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, डिप्लोटीन। जो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, क्रॉसओवर करवा दिया इसने, अब ये डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा डिप्लोटीन में। इस स्टेज में भाई मेरा जो काम था वो मैंने करा दिया, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, तो मैं डिसोल्व हो जाऊंगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है बाईवेलेंट के, जो बाईवेलेंट है, बाईवेलेंट मतलब ये जो जोड़ा है क्रोमोसोम का, ये जो जोड़ा है ये रिकम्बाइंड हो गया। अब रिकम्बाइंड हो गया ना, इसके कुछ सेगमेंट ने एक्सचेंज कर लिया जेनेटिक मटेरियल का, तो वो एक दूसरे से अब क्या होगा, रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम बाईवेलेंट का सेपरेट हो जाते हैं, बस एक जगह पर जुड़े रहते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर जहां पे हुआ है उसको हम कियाजमेटा बोलते हैं, यानी डी सिनेप्सिस। यहाँ पर क्या हुआ था जाइगोटीन में, सिनेप्सिस, अब क्या होगा, डी सिनेप्सिस, अब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और ये वाली जो फेज है oocytes में या डेवलपिंग एग्स में, जब हम फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस, तो यही वो फेज है, हम पढ़ते हैं ना कि जो फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट या उनका मियोसिस वाली जो प्रोसेस है ना, वो एम्ब्रियोनल स्टेज में स्टार्ट हो गई, बट वो चलती है कब तक, प्यूबर्टी आने पर पहला एग रिलीज होता है प्यूबर्टी में, जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो तब जाके वो एंड हुई। तो कुछ महीने या सालों तक भी ये हो सकती है ये वाली फेज। नाउ द फिफ्थ सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, यही हमारी सबसे लॉन्ग फेज है, तो इसकी फिफ्थ स्टेप या फिफ्थ सब स्टेज क्या है, डाइकाइनेसिस। भाई देखो पहले में कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होना शुरू हुए, सेकंड में उनके बीच पेयरिंग हुई जाइगोटीन में, पैकेटीन में फिर क्रॉस ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, उनके बीच रिकॉम्बिनेशन हो गया, फिर फोर्थ जो आई डिप्लोटीन, उसमें वो अलग होने शुरू हो गए, फिर से पास आए थे फिर अलग होने शुरू हो गए, कियाजमेटा फॉर्मेशन हुआ। अब कियाजमेटा बन तो गया डिप्लोटीन में, लेकिन उसका टर्मिनलाइजेशन होगा कहाँ, डाइकाइनेसिस में। मतलब अब जहां जुड़े हुए थे ना क्रॉस ओवर की जगह, वहां से भी सेपरेट हो जाएंगे, पहले पूरे सेपरेट हो गए, अब वहां जहां से जुड़े हुए थे क्रॉस
ओवर के प्लेस पर वो भी खत्म हो जाएगा, कियास्मेटा भी। इस स्टेज तक आते आते, ये लास्ट है ना प्रोफेज की, तो प्रोफेज में जब हम माइटोसिस पढ़ते हैं तो क्या क्या कैरेक्टर पढ़ते हैं भाई, क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस हुए, ऐसे पेयरिंग हुई उनके बीच, और फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है, वो डिसअपियर होता है, वो टूटता है और अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना, वो डिसअपियर हो जाती है इस तक। तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, इसको हाईलाइट करोगे। न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है और क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, पूरी तरह से थिकन हो गए और डिटैच हो गए फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप है उससे बिल्कुल अलग हो गए, मोटे हो गए, अलग से क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हर बाइवेलेंट में 4 सेपरेट क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं विद ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स लिंक्ड एट देयर सेंट्रोमियर। कैसी कंडीशन दिखाई दे रही है, एक पेयर ऑफ क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम के अंदर, दूसरे के अंदर भी ऐसे ही एक क्रोमेटिड ये, ऐसे ये क्रोमेटिड सेंट्रोमियर वाली जगह पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, और किस जगह पे जुड़ा हुआ है आपस में, सेंट्रोमियर वाली जगह पे। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये सेंट्रोमियर है जहां पर ये जुड़े हुए हैं। प्रोफेज के बाद सेल एंटर करती है मेटाफेज फर्स्ट, फिर एंटर करती है एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट, और फिर साइटोकाइनेसिस होता है और एक सेल से 2 सेल बन जाती है। फिर बीच में इंटरकाइनेसिस आती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, एंड देन मियोसिस सेकंड होगा। पहले जानते हैं मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा। अगर आपने माइटोसिस पढ़ा हुआ है तो आगे की फेज आसान है। जो ये बाइवेलेंट या टेट्राड बन गए हैं, अब अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहे हैं, मेटाफेज में ये और अच्छे से क्लियर दिखाई देते हैं और अपने आप को मेटाफेज प्लेट पर अलाइन कर लेते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर्स। यहां आप डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारी कंडीशन है G0 फेज, रेस्टिंग फेज। ये गई G1 फेज में 2N 2C, S फेज में 2N तो 2N ही रहेगा, बट 2C से 4C कंडीशन आ जाएगी। फिर G2 फेज, फिर प्रोफेज फर्स्ट जो अभी हमने डिस्कस की 5 फेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। यहाँ पर क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए, थिकन हुए और न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया, टूट गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया। और ये जो कंडीशन, ये जो चीज़ है हमारी सेंट्रोसोम है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। अभी आगे इनका रोल देखेंगे। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, डायग्रामेटिकली जरूर रिप्रेजेंट करना है अपनी चीज को। जो भी आपका टॉपिक जिसमें डायग्राम पॉसिबल है उसमें डायग्राम आपको जरूर ड्रॉ करना है, जिससे आपके इस डायग्राम से एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपको नॉलेज है कि क्या इस पूरी प्रोसेस में कहाँ क्या हो रहा है। तो आपकी थ्योरी को भी वो इतने ध्यान से नहीं देखेगा अगर आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट आपने बनाया हुआ है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, ये क्रोमोसोम्स अपने आप को कहाँ अलाइन कर लेते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर, या मेटाफेज प्लेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे बीच में सबने अरेंज कर लिया, और जो सेंट्रोसोम है वहां से, ये सेंट्रोमियर है बेटा, ये सेंट्रोसोम है, यहाँ से यहाँ इसके अंदर सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये स्पिंडल फाइबर जाके इसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर सेंट्रियोल है। ये तीनों वर्ड एक जैसे से लगते हैं, पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। सेंट्रोमियर जो है इस पे काइनेटोकोर है और उन पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो ये स्पिंडल फाइबर है इनकी लेंथ कम हो जाती है और जिसकी वजह से, अच्छा अब सेंट्रोमियर, ये जो पेयरिंग हो रखी थी, ये एक जोड़ा था, ये एक जोड़ा था, इस पेयर में से एक निकल के एक ये स्पिंडल फाइबर की लेंथ कम होने की वजह से एनाफेज फर्स्ट में हर जोड़े में से एक एक चला गया, एक एक पोल की तरफ। इस जोड़े में से भी एक इस पोल की तरफ चला गया, इस वाले पेयर में से भी एक इस पोल की तरफ, एक इस पोल की तरफ, स्पिंडल फाइबर की लेंथ कम होने से। तो एनाफेज में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था, वो सेपरेट हो गया एक दूसरे से। और जो सेंट्रोमियर, अभी भी क्या हो रहा है, होमोलोगस पेयर तो अलग हो गए, ये क्रोमोसोम इधर चला गया, ये क्रोमोसोम इस पोल पे चला गया, लेकिन आप देखो क्रोमेटिड तो अभी भी 2-2 है ना, हर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने हैं, 2 है ना, जो सेंट्रोमियर पे यहाँ क्या है, अटैच है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है। मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, बट मियोसिस सेकंड आते आते आप देखोगे ये सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। तो क्रोमोसोम तो ये अभी भी कितना काउंट हो रहा है, 1, तब कितना काउंट होगा, तब ये 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। यही रीजन है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे और फिर 4 सेल बनती है, चारों में 23 कैसे चले जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट के बाद अब आती है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में और साइटोकाइनेसिस होने पे क्या होगा, ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 2 पेयर यहाँ पर थे, 1 पेयर ये वाला था और 1 पेयर ये वाला, दोनों में से एक एक चला गया दोनों पोल्स पे, और फिर साइटोकाइनेसिस हुआ और ये न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन गया, न्यूक्लियोलस भी आ गया, और जितने हमारे पास क्रोमोसोम थे उसमें से
हमारे पास हर सेट में से एक एक क्रोमोसोम चला गया, तो यहाँ पर n कंडीशन हो गई। क्रोमोसोम का नंबर तो यहाँ आधा हो गया, जितने उनके पास 2n थे पेरेंट सेल के पास, जो 2 डॉटर सेल्स बनी मियोसिस फर्स्ट से, उनमें n कंडीशन आ गई, यानी क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ यहीं पर हो गया। 23 पेयर है सपोज हमारी पेरेंट सेल जो गैमेट मदर सेल है उनके पास, तो हमारी जो मियोसिस फर्स्ट हुआ उससे जो 2 सेल बनी उनके पास 23 क्रोमोसोम आ गए, पेयर नहीं रहे, 46 नहीं रहे, उनके प्लेस पर 23 हो गए। तो 23 इसके पास, 23 इसके पास, लेकिन डीएनए की अमाउंट देखिए आप, अभी भी इसके पास 2C कंडीशन है, यानी हमारे पास डीएनए अभी भी क्या है, डबल है। एक क्रोमोसोम के पास 2 डीएनए हैं, 2 क्रोमेटिड है ना, तो अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, ये क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, ये मियोसिस सेकंड होगा उसके बाद, और वो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, और फिर साइटोकाइनेसिस होके 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि हैप्लोइड भी होंगी और डीएनए का अमाउंट भी उनके पास सिंगल ही हो जाएगा, यानी कि एक डीएनए जाएगा एक क्रोमोसोम में। तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस होके 2 सेल बन गई। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, दोनों के बीच जो टाइम गैप होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच जो टाइम गैप होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलेंगे उसको। और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा इन दोनों के बीच में। मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही होता है, यहाँ पर बस एस फेज नहीं आएगी, यानी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, प्रोफेज सेकंड में हमारे क्रोमोसोम्स फिर से कॉम्पैक्ट होने शुरू होंगे। यहाँ जब ये सेल्स बन गई थी तो 2 सेल्स में फिर से वही क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में आ गए थे। अब प्रोफेज सेकंड में वो फिर से कंडेंस होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एनवेलप जो है ये ब्रेक होगा और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, जो कि प्रोफेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वही यहाँ पर होना है। प्रोफेज में हर जगह यही होता है, बस मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, इसलिए उसको 5 सब फेज में बांटा गया है। बाकी जो सभी, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस सेकंड हो, प्रोफेज सेकंड का यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और मियोसिस फर्स्ट में भी ये होता है। क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन, कंडेंस होना उनका, न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक होना। तो प्रोफेज में ये सब हो गया प्रोफेज सेकंड में। अब उसके बाद आती है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स, वही मेटाफेज में भी यही होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, तो जैसा मियोसिस फर्स्ट में या माइटोसिस में होता है, यहाँ पर भी वही होगा, क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लेंगे, और जो काइनेटोकोर्स हैं इनके मेटाफेज में, जो काइनेटोकोर्स हैं यहाँ सेंट्रोमियर पर, उससे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे और अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे लगा लेंगे ये। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, एनाफेज सेकंड में देखो वहां पर तो क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए थे, होमोलोगस पेयर ऑफ, यहाँ पर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे मियोसिस सेकंड में। एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है ना, सिस्टर क्रोमेटिड, ये सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर के यहाँ से डिटैचमेंट हो जाएगा, और दोनों, एक क्रोमेटिड इधर एक क्रोमेटिड इस पोल पे चला जाएगा एनाफेज में, एक क्रोमेटिड इस पोल पे एक क्रोमेटिड इस पोल पे। तो अब ये एक क्रोमेटिड भी एक ही क्रोमोसोम काउंट होगा, तो क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग तो कंडीशन क्या बनी रहेगी, एन कंडीशन, लेकिन डीएनए के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगी, सी कंडीशन आ जाएगी। अभी तो एनाफेज है तो एक ही सेल में है, 2 सेल तो अभी बनी नहीं है, तो 2n और 2c ही बोलेंगे, बिकॉज है तो एक ही सेल में, अभी अलग अलग पोल्स पे गए हैं बस। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये दोनों सेल्स जो हैं, टीलोफेज में वो पोल्स पे चले गए और उनको किसने बना लिया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, फिर से न्यूक्लियोलस आ गया, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और इस सेल से भी 2 सेल, इस सेल से भी 2 सेल, ऐसे 4 सेल बन गई। और इसके पास कितने, ये 2 क्रोमोसोम चले गए, इस सेल के पास ये 2 क्रोमोसोम चले गए, तो क्रोमोसोम का नंबर अभी भी कितना है, 2 है। इन 2 सेल में भी कितना था, क्रोमोसोम का नंबर इनके पास भी 2 था, बट देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके पास क्रोमेटिड 2 थे, इसके पास क्रोमेटिड भी क्या है, सिंगल है, यानी ये n और 2c कंडीशन थी, ये n और c कंडीशन है। n से n कैसे रही, बिकॉज यहाँ क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुए, क्रोमोसोम पोल्स पे नहीं गए अलग अलग होके, जोड़े वो हुआ था मियोसिस फर्स्ट में, यहाँ पर कौन अलग हुए, क्रोमेटिड्स अलग हुए, तो क्रोमेटिड्स अलग हुए, क्रोमोसोम का नंबर वही बना रहा, और इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स एक सेल से बन जाती है मियोसिस सेकंड होने के बाद, साइटोकाइनेसिस हो जाता है और 4 सेल्स। सिग्निफिकेंस की बात करें मियोसिस की, तो वो हमने अभी डिस्कस किया कि एक तो क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर वही बनाए रखने के लिए, एक क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकेटीन स्टेज में, उससे वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। तो 2 इसकी इंपॉर्टेंस है, एक तो एवोल्यूशन, और दूसरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जनरेशन टू जनरेशन उतने ही बने रहते हैं इसकी वजह से, अदरवाइज हर जनरेशन में डबल हो जाए, और वेरिएशन आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, इसलिए मियोसिस इंपॉर्टेंट है।
सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे तो आप इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प होगी। एंड अगर आपको हेल्प मिलती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।